कमला मैम का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस संगोष्ठी का विषय है विश्व पटल पर हिंदी। इस आयोजन का शुभारंभ 9 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन समारोह से हुआ था। इसके अंतर्गत कुल 5 प्रतियोगिताएं और 2 संगोष्ठियां आयोजित की गई, जिसमें 9 अक्टूबर को हिंदी भाषा चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी हुई एवं डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव की पुस्तक आगे की यायावरी का लोकार्पण हुआ। समापन समारोह यानी आज विश्व पटल पर हिंदी इस विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। 5 प्रतियोगिताएं, जिसमें कि सांगीतिक प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कहानी वाचन प्रतियोगिता और इमला प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी बहुमुखी प्रतिभा हमारे सामने दिखाई दी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना और संयोजन का पूरा श्रेय हमारे विभाग की अध्यक्षा अभिभावक स्वरूपा आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर आशा यादव मैम को जाता है। अस्वस्थ रहते हुए भी इतने बड़े आयोजन को आयोजित करने की संकल्पना की और हम सभी को निरंतर निर्देशित करती रही। हिंदी एक समृद्ध भाषिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परंपरा की वाहिनी है। यह प्राचीन व सर्वभाषा जननी संस्कृत की पुत्री और उत्तराधिकारी है, जिसके कारण यह विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अपने साहित्य को विशाल और पुष्ट किए हुए है। हिंदी की इसी विशेषता के कारण यह जाति, धर्म, पंथ और क्षेत्र की सीमाओं को लांघकर विदेशों में भी अपनी सरलता, लालित्य और सुबोध गम्यता के कारण मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ती है। भारत के पड़ोसी देशों पर दृष्टि डालें तो हिंदी लेखन की समृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले इन देशों में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। विश्व के अन्य देशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। अमेरिकी महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और क्यूबा, यूरोप महाद्वीप की बात करें तो रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, बुल्गारिया, यूक्रेन तथा क्रोएशिया आदि प्रमुख देशों में हिंदी अपने पांव प्रसार चुकी है। जापान का भारत के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव है। अपने धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की पावन मातृभूमि होने के कारण भारत के प्रति जापानियों की एक श्रद्धा है। साथ ही हिंदी लेखकों का साहित्य पढ़ने में भी उनकी उत्कंठा दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी आज पूरे विश्व में फल फूल रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वर्चस्व को प्राप्त कर रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने संगोष्ठी का आयोजन किया है। अदिति महोदय, आशा मैम, कमला मैम से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम संगीत विभाग की छात्राओं को महाविद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कुलगीत की प्रस्तुति के बाद तालियां न बजें। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तबले पर संगत कर रहे थे श्री सौम्यकांति मुखर्जी और हारमोनियम पर प्रोफेसर सीमा वर्मा मैम और संगीत विभाग की सभी छात्राओं का बहुत बहुत आभार। मंचासीन वरिष्ठ जनों से अनुरोध करूंगी कि आप मां वसंत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित करें। उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलन हमारे इस आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए किया गया था, परंतु समापन समारोह में भी दीप प्रज्वलन करने का कारण है कि हमारे विभाग द्वारा जितनी भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आयोजन और प्रयास किए जाते हैं, आगे यूं ही अनवरत चलते रहें, ऐसा संकल्प करते हुए समापन समारोह में आज दीप प्रज्वलन की मैनेजर मैम से अनुरोध करूंगी कि तुलसी का पौधा देकर आदरणीय डॉक्टर विद्याधर यादव जी का स्वागत करें। धन्यवाद। हमारी आज की संगोष्ठी के विषय पर आदरणीय प्रोफेसर आशा यादव मैम ने अपनी रचनात्मकता और सृजनात्मकता का परिचय देते हुए अस्वस्थ रहते हुए भी हिंदी प्रशस्ति गीत की रचना की है, जिसका स्वर संयोजन किया है संगीत विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर सीमा वर्मा मैम ने। संगीत विभाग की छात्राओं से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपनी प्रस्तुति दें।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जितनी सुंदर रचना उतना ही सुंदर स्वर संयोजन आदरणीय प्रोफेसर सीमा वर्मा मैम के द्वारा किया गया। विश्व पटल पर छाई हिंदी, सब जन्मन को भाई हिंदी, सात समुंदर पार शताब्दी देशों की यात्रा कर आई। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आगे स्वागत वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय प्राचार्य मैम को आमंत्रित करती हूँ। इस सभागार पे मंच पर आसीन आज के हमारे अतिथि डॉक्टर विंध्याचल यादव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से, महाविद्यालय की प्रबंधक श्रीमती उमा भट्टाचार्य जी, हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर आशा यादव, सामने बैठी हम सबकी बहुत आदरणीय डॉक्टर कमला पांडे जी, इसके अतिरिक्त हिंदी विभाग की सभी शिक्षिकाएं और सभी छात्राएं। आज जो हम लोगों ने एक सप्ताह से हिंदी को एक उत्सव के रूप में मनाया था, उसका समापन समारोह है। सप्ताह भर बहुत सारी गतिविधियां इस दौरान की गई और उसमें काव्य पाठ भी हुआ, भजन भी हुआ और एक प्रतियोगिता जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो था इमला डिक्टेशन। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाह रही थी कि उस प्रतियोगिता के दौरान मैं यहाँ पर रहूं। वैसे संभव नहीं हो पाया कुछ कारणों से, लेकिन हम सब जब बच्चे थे तो हमने बहुत इमला लिखा है, अंग्रेजी में डिक्टेशन और हिंदी में इमला, और बहुत डर लगता था इमला के टेस्ट से, क्योंकि की का की और आदि का आदि हुआ नहीं के नंबर कट जाते थे। लेकिन जितना ज्यादा हमने इमला का अभ्यास किया, जितना ज्यादा हमने अपनी लेखनी को चलाया, उतना ज्यादा हमने मात्राओं के महत्व को समझा। उसका परिणाम क्या हुआ कि आज ये मालूम है कि कहां पर किस मात्रा का प्रयोग करना उचित है। और भाषा में तो तभी मजा आता है जब आप भाषा को समझें, भाषा को जाने सही तरीके से। अगर हमें गलत भाषा आएगी तो न तो पढ़ने में मजा आएगा न लिखने में, और अगर लिखेंगे तो सामने वाले को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और आज थोड़ी जो समस्या है हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें यही है कि शायद अब इमला का क्लास नहीं होता, शायद अब अंग्रेजी हिंदी में जो डिक्टेशन दिया जाता था, भाषा विज्ञान पर जो जोर दिया जाता था, वो अब कम हो गया। अब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तो कह ही रहा था कि बच्चों ने अगर जवाब सही लिखे हैं तो नंबर देना चाहिए। अब मात्राओं में मत अटकिए। ये मुझे आज से 15 साल पहले जब पता चला तो मुझे लगा कि अब भाषा का अधोपतन निश्चित है, क्योंकि अब मात्राओं पर नंबर कटने वाले नहीं है। जब मात्राओं पर नंबर कटते थे तो हम डरते थे, सही लिखते थे, लेकिन अब तो हमें केवल अपने भावों को लिखते हैं। पर भावों के साथ भाषा की भी मजबूती हो, इसका हमारे बोर्ड्स ने परित्याग कर दिया। परिणाम क्या है कि आज जब मेरे पास एप्लीकेशंस आती है, वो चाहे टीसी के लिए हो, वो चाहे अपने मार्क्स को रिवाइज कराने के लिए हो, जो हमें बीएचयू भेजनी है एप्लीकेशन, उनमें जब वो मेरे पास आती है तो पहले तो भाषा को सही करते हैं,
मात्राओं को सही करते हैं, फिर कहते हैं भाई दोबारा लिख कर लाओ, और दोबारा लिखने के बाद भी कमियां रहती हैं। श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया, अगर इस प्रकार की हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो अब मुझे थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि आई एम श्रीमती एंड आई एम प्रधान ऑफ ऑल द आचार्यास, तो इसलिए ओके प्रधानाचार्य मैं मान जाती हूँ। लेकिन उसके बाद जो लेखन शुरू होता है वो पढ़ने के बाद मैं नीचे देखती हूँ कि भाई किस विषय की लड़की है। तो जब विषय देखती हूँ तो पता चलता है या तो हिंदी की या अंग्रेजी की, उसकी भाषा तो बहुत ही जोरदार होती है, क्योंकि फिर मुझे उसे बुला के कहना पड़ता है कि भाई आपने तो बीए किस विषय में आप कर रही है, हिंदी ऑनर्स है, अंग्रेजी ऑनर्स है, और भाषा कहाँ है, वर्तनी कहाँ है, पता नहीं है। तो ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि ये मेरी जो रोज में जो देखती हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस है, अनुभव हो रहा है, उसके आधार पे कहें। और अगर हम आज भी अपनी भाषा को, अपनी लेखनी को नहीं सुधारेंगे, तब आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, अपने घर में अपने बच्चों को, और स्कूल में पढ़ाई के लिए सभी लोग आजकल स्कूल में ही पढ़ाते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं कुछ लोग। तो जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ाएंगे तो हम क्या उनसे कहेंगे कि उठो बच्चों, शाम हो गई है। पहले तो हम यही कहेंगे शाम हो, क्या कहते हैं, गृह कार्य तो बोलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो शाम और शाम का अंतर नहीं पता होगा, और साथ ही साथ के और ती का अंतर नहीं पता होगा। श्याम ने कहा कि, और हमने क्या लिखाया कि, श्याम ने कहा कि में ज्यादा जोर है, लंबा जाता है, उसमें लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ता है, प्रभावशाली है। अब के बेचारा छोटा गरीब एक झोपड़ी में रहने वाला, ये हमने बनाया ना, और हम सीखना नहीं चाहते। तो आज से 15 साल के बाद हम कैसी हिंदी पाएंगे? जो अधकचरी हिंदी जो हम आज लिख रहे हैं, जो रोमन लिपि में हम हिंदी लिख रहे हैं, उस तक हम ना जाए, इसके लिए इस सप्ताह का आयोजन तो किया ही, लेकिन उसके साथ ही साथ रोज हमको हिंदी की, इंग्लिश, दोनों की भाषा, कोई भी हो जो आपको आती, उन दोनों की हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिससे जब मैं बीए का क्लास लेती थी और मैं बताती थी मुस्लिम लीग एक पार्टी थी नेशनल मूवमेंट के दौरान, और टेस्ट जब लेती थी तो 100 में से 15 लड़कियां मुस्लिम लिंग लिखती थी। मैं बोर्ड पे पढ़ाती थी, लीग और लिंग दोनों में अंतर है, लेकिन कोई लिंग लिखता था, कोई लिंग लिखता था। लीग 15 तो नहीं, तो ये तब 15 था, अब आज 85 हो गया होगा। इसलिए हमें बहुत सचेत होने की जरूरत है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप हिंदी के उपन्यास, अंग्रेजी के उपन्यास पढ़िए, आपकी भाषा बढ़ेगी, उसके विस्तार होगा, आपको विचार मिलेंगे, आप अपनी बात कह पाएंगी। और इस प्रकार के जो सप्ताह हम मनाते हैं, उनको एक अंजाम मिल पाएगा, एक मुकाम मिल पाएगा। देखिए, मैंने उर्दू का भी प्रयोग किया है, तो भाषा हमको बहुत सारे शब्द देकर जाती है, तो वो चाहे उर्दू के शब्द है, हिंदी के शब्द है, संस्कृत हिंदी, इन सभी को हमें आत्मसात करने की जरूरत है। तभी हम तरक्की कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज बहुत सुंदर हिंदी प्रशस्ति गीत की प्रस्तुति हुई, जिसमें बताया कि हिंदी जो है वो विदेशों में भी व्याप्त है। और अगर आप
विदेश जाए तो वहां पर आपको कहीं पर आप घूम रहे हैं और आपके कान में हिंदी पड़ जाती है, आप रुक जाते और आप उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं और उससे जरूर आप बात करते हैं, वो चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, आप उससे जुड़ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। विदेश में बसे हमारे जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो भी हिंदी का प्रयोग करती है। अंग्रेजी तो उन्हें बोलना है क्योंकि उन्हें काम के लिए जाना है, लेकिन उसके अलावा वे हिंदी का भरपूर प्रयोग करते हैं। तो विश्व स्तर पर हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। हमें अपने अंदर इस बात को, चेतना को जगाना है कि हम एक सुसंस्कृत सभ्य भाषा का प्रयोग करें, जिसमें किसी प्रकार की उच्छृंखलता नहीं हो। भाषा का मतलब, हिंदी का मतलब यह नहीं है कि हम ऐसे शब्द बोले जो हिंदी के मान सम्मान को घटा दें, हमारे मान सम्मान को पर आघात करने लगे। तो इतने सुंदर सप्ताह के आयोजन के बाद आप सब लोग अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे और आशा दी के लिए बड़ी की बात है, क्रेडिट की बात है। ये उनका आयोजन था, उनकी संकल्पना थी और बीमार रहते हुए घर में बैठकर भी मैं देखी थी कि उनके 4 जो कर्मचारी हैं, उनके सिल्वर सलार हैं, वो दौड़ते रहते थे, काम करते रहते और मन से, मनोयोग से काम कर रहे थे। ये बहुत प्रशंसा की बात है, हम सब इसको देख भी रहे थे। इसी मनोयोग के साथ हम अपने काम को करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तरक्की करें, सीखते रहे और साथ ही म्यूजिक डिपार्टमेंट के द्वारा जिस तरीके से इस गीत को इतनी जल्दी स्वरबद्ध कर दिया गया, उसके लिए आप लोगों को भी प्रशंसा करूंगी। और इसी प्रकार हम मिलजुल कर काम करते रहे, कॉलेज को ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहे, जिस उद्देश्य के साथ डॉक्टर एनी बेसेंट ने इस महाविद्यालय की स्थापना की थी, उसको पूर्ण करने की वो चेष्टा करते हैं। तो धन्यवाद इस कार्यक्रम में। हार्दिक आभार मैम। आपने व्याकरणिक त्रुटियों और भाषिक जो त्रुटियां बच्चे करते हैं उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ध्यान ले गई आप, क्योंकि अभी हम कॉपियां जांच रहे थे तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं और उच्च शिक्षा में आकर उनको सुधारना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीजें हम बचपन में माता पिता हाथ से लेखनी का सुधार करते हैं, मात्राओं को सुधारते हैं, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा हो, और वो बचपन की सारी चीजें जीवन पर्यंत हमें काम देती हैं। लेकिन अभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर आप आए हैं, वहां पर सीखने के लिए आपको ये प्रतियोगिताएं काम आती हैं। 5 प्रतियोगिताएं कराई गई थी, जिसमें कि 2 प्रतियोगिताएं मुझे ऐसा सुनाई पड़ा कि निर्णायक मंडल के सदस्य बात कर रहे थे कि पहली बार जिसमें कहानी वाचक और इमला प्रतियोगिता थी, उससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसके लिए हमारी अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर आशा यादव मैम को सारा श्रेय जाता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आदरणीय प्रबंधिका महोदया को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभागार में उपस्थित हमारी प्यारी छात्राएं, मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण तथा हिंदी साहित्य के विभागाध्यक्ष और प्राचार्य, आज हिंदी दिवस का समापन समारोह, तो हिंदी सप्ताह का समापन समारोह
समारोह है और इस पर मुझे आज किसी कार्यवश आना नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि अभी टाइम है तो मैंने सोचा मैं थोड़े समय के लिए भी हूँ तो आप लोगों के साथ इसके लिए जुड़ूं। अब हिंदी भाषा के ऊपर अगर कुछ बोलना है तो सबसे पहले जो हमारा हिंदी सप्ताह मनाया गया है वो हिंदी सप्ताह एक उत्सव के रूप में हम सब ने मिलकर मनाया है। अब ये हिंदी जो भाषा है, इस भाषा के बारे में मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगी कि भाषा कब सुंदर दिखती है, एक भाषा कब अच्छी लगती है, एक भाषा की सुंदरता में कब निखार आता है, जब वो भाषा एकदम बिना किसी गलती के साथ, बिना किसी प्रकार की त्रुटि रखते बोली जाए। जैसे कि अभी प्राचार्य महोदया ने बोला कि अब की और की में कितना फर्क है, तो इसलिए भाषा का, जब भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोगों को बहुत सतर्क रहना होता है कि हम भाषा को करेक्ट वे में बोलें। तो ये जैसे कि हमारे पंजाब साइड में, जहाँ पर मैं बहुत सालों रही हूँ, वहाँ पर हर बात में वो बोलेंगे उसकी आवाज अच्छी नहीं है। तो हमने कहा हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो अपने उच्चारण में ही बता देता है कि उसमें क्या क्या मात्राएं लगती हैं। ये हम लोग आवाज बोलते हैं, आवाज नहीं बोलते, पर वहाँ एक आवाज बोलने की एक वो है, इसलिए हमेशा मात्रा में गलती है। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा, मुझे इस बात का पता नहीं था कि सीबीएसई ने कहा कि मात्राओं पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि आप कोई अंग्रेजी का शब्द लिखें, जो मर्जी वो स्पेलिंग लिख दे, मानेंगे? अगर गलत स्पेलिंग और उल्टा सीधा स्पेलिंग के साथ लिखा है पर तथ्य बता रहा है, उसमें उसका अर्थ पता चल रहा है, तो उसको तो तुरंत बड़ा शून्य लगा देंगे। तो हिंदी के साथ ये सौतेला लगा क्यों कि मात्रा पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम कैसे सोच सकते हैं कि मात्रा को हम की उपेक्षा करके हम हिंदी लिख देंगे? और वही होता है जो अभी बता रही थी प्राचार्य मैम कि हिंदी की जब आप मात्रा का जब आप की उपेक्षा करते हैं तो किस तरह की भाषा उभर के आती है। तो ये तो हुई हिंदी को ठीक ढंग से बोलना। दूसरा है शब्दों का चयन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि शब्द अगर आप अच्छे बोलते हो, पता नहीं आजकल ये हमारे वो अच्छे शब्द कहाँ खो गए हैं। हमारा बंगाली बैकग्राउंड होने से हमने बहुत संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी को सीखा है, समझा है, और हमारे लिए ये अनायास ही हो जाता था। मतलब घर में माँ जैसे बोलती थी, वहां पर स्तूप लगा के रखा है, तो अब यहाँ लगा कि स्तूप तो चीजों का काफी सुंदर शब्द है। तो इसलिए अच्छी शब्द बोलना, मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ कि जब बड़े बड़े मंचों पर या जब बड़े बड़े समारोह में, बड़े बड़े जन सम्मेलन में अगर आप एक अच्छी हिंदी बोलते हो तो लोग आपकी तरफ आकर देखते हैं, समझते हैं ये कुछ सबसे अलग है। इसलिए शब्दों का चयन बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज, बोलने का ढंग। अब ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो हिंदी बोली जाती है, अच्छी हिंदी जो मैंने काशी में सीखा है, वो अच्छी हिंदी भगवान ईश्वर की कृपा से एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ जहाँ हिंदी इतनी उत्कृष्ट थी कि इंटरमीडिएट तक हिंदी पढ़ने के बाद मैंने IAS में हिंदी का एक सब्जेक्ट ही ले लिया और वो काफी था। यहाँ की हिंदी ने इतना ज्यादा ये यहाँ
इसलिए हिंदी को किस तरह से बोला जाए, किस तरह से उसकी प्रस्तुति हो, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब ईश्वर की कृपा से यूपी के कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अच्छे से हिंदी बोलते हैं, अच्छी प्रकार से, और इस हिंदी को सुनने में भी बहुत मधुर लगता है। अब बाकी प्रदेशों में हिंदी को विभिन्न तरह से बोला जाता है। कोई बम्बईया लहजे में बोलेगा, तो कोई गुजराती के वो लगा के बोलेगा। तो हर जगह अगर आप किसी अंग्रेज को हिंदी बोलते सुने तो आप तो सोचेंगे कि अरे ये क्या अंग्रेजी सुन रहे हैं कि हिंदी सुन रहे हैं। बोलते वो अंग्रेजी है, उनका भी दोष नहीं है, पर बिल्कुल अंग्रेजी एक्सेंट में वो हिंदी बोलती है, उनका भी दोष नहीं देते। पर अपना बोलने का ढंग बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब भाषा तब सच में तैयार होती है जब आप उसमें मात्राएं ठीक रख के बोले, जब आप शब्दों का सुंदर चयन करें, और जब आप उसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें, और उसके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो। ये नहीं कि बड़ी हीन भावना के साथ आप हिंदी बोले। क्यों भाई हीन भावना के साथ हिंदी क्यों बोलनी है? बड़े उसके साथ बोलिए, बड़ा शान के साथ बोलिए, उत्साह के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। आपका आत्मविश्वास कहीं कम नहीं होना चाहिए जब आप हिंदी बोलते हैं। तो ये सब चीजों का जब आप ध्यान रखती हैं, तब हिंदी भाषा अपने आप में बिल्कुल दुल्हन बन जाती है, और अपने आप में बहुत सुसंस्कृत हो जाती है, सुरूपण हो जाती है, मधुर हो जाती है। और हिंदी का ये रूप हम सब छात्राओं को, आपके पास इतने काबिल सब प्रोफेसर्स हैं, आशा जी हैं, जो कि हिंदी की बहुत ही प्रखर, बहुत प्रखर और बहुत उत्कृष्ट, जो मुझे मेरे समय के अध्यापिकाओं की याद दिलाता है। इस तरह की आपके पास, इसलिए आप लोग अच्छे से हिंदी को अच्छी प्रकार सीखिए, अच्छी प्रकार बोलिए, अच्छे शब्दों का चयन करिए, एकदम ठीक हिंदी बोलिए, मात्राओं की गलती कभी न करें। ये बहुत ही मतलब अनएक्सेप्टेबल लगता है मुझे जब मात्राएं आप लड़कियां गलत लिखती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हिंदी सप्ताह का जो आयोजन हुआ है, वैसे बाय द वे वो जो इमला शब्द बोल रही थी, इमला का मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार सुन रही हूँ। हमने कभी इमला अपने समय में हिंदी की मैं बहुत क्लोज फॉलोअर नहीं हूँ, पर उस वक्त ये शब्द नहीं था। तो आज मैंने ये नया शब्द जो मतलब वो किया है, ग्रहण किया है। तो ऐसे मुझे मैं बिल्कुल आशा मैं रखती हूँ कि हमारे बच्चे जो वसंत कन्या महाविद्यालय से निकल के जाएंगे, वो अपनी भाषा को ऐसे सुंदर ढंग से बोलेंगे कि लोगों को लगे ये एमिनेसेंस की छात्रा है। तो इन शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हार्दिक आभार मैम। आप जिस सरल और सहज तरीके से हमें आशीर्वचन देती हैं और विषय से जुड़ी हुई बातें बताती हैं, इससे हम सदैव लाभान्वित होते रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आशा मैम आपके समय की टीचर की तरह है, ये बिल्कुल सही बात है कि मैम किसी भी गलती को स्वीकार नहीं करती और बहुत ही प्रेम से आज भी हम सबको सिखाती हैं और उसे सुधार करती हैं। और वो जो एक बात बताती हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो जीवन पर्यंत याद रहता है और वो गलती दोबारा ना हो, ऐसा हम सभी सदैव प्रयास करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में रिपोर्ट वाचन के लिए मैं प्रोफेसर आशा यादव मैम को आमंत्रित करती हूँ।
सभी को सादर अभिवादन। ये साहित्यिक साप्ताहिक महोत्सव की जो यात्रा पिछले 9 अक्टूबर को प्रारंभ हुई है, आज वह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और हम सभी उसके सहयात्री बनते हुए आज इस समापन सत्र में समवेत हुए हैं। प्रतिष्ठित मंच पर आज के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर विंध्याचल यादव जी, हमारी ओजस्विनी तेजस्विनी मनस्विनी प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी, मेरे सम्मुख बैठी मेरी जमीन तैयार करने वाली मेरी गुरुवर्या प्रोफेसर कमला पांडे जी, अन्य विभागों के हमारे साथी, संगीत विभाग की प्रशस्त अध्यक्षा प्रोफेसर सीमा वर्मा जी, उनकी सहयोगिनी डॉक्टर विनीता गुजराती जी, हमारे भाई श्री सौम्यकांति मुखर्जी जी, हमारे विभाग के समस्त हमारे अति आत्मीय हमारे साथी जो हमारी छाया हैं, और सम्मुख बच्चे जो बैठे हुए हैं, वो प्यारे बच्चों। 9 अक्टूबर को जब इस साहित्यिक महोत्सव का शुभारंभ हमने किया था, तो जो उद्घाटन सत्र था उसका विषय रखा था हमने हिंदी भाषा, चुनौतियां और संभावनाएं, और उस विषय पर मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी यहाँ उपस्थित हुए थे, और उन्हीं की उपस्थिति में, उन्हीं के मुख्य आतिथ्य में हमारा यह सप्ताहोत्सव शुभारंभित हुआ था। उन्होंने अपने अतिथि वक्तव्य में ये स्पष्ट किया था कि शब्द की आध्यात्मिक महत्ता क्या होती है। हिंदी भाषा के वैश्विक विस्तार की चर्चा करते हुए उन्होंने हिंदी को संस्कृत की सर्वाधिक समृद्ध बेटी के रूप में यहाँ पर एक प्रशस्त विचारधारा प्रवाहित की थी। साथ ही उन्होंने सन 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन से हिंदी को जो राजनीतिक स्वीकार्यता मिली, उसकी बड़ी विशद चर्चा करते हुए उन्होंने हिंदी की राष्ट्रीय चेतना के उन्मेष के लिए यथार्थ बोध, अस्तित्व बोध और नैतिकता बोध को भाषा की आवश्यक सरणी के रूप में उपस्थापित किया। हमारी प्रबंधक महोदया, जो हमारे समस्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विकास की रीढ़ की तरह हमारे बीच उपस्थित रहती हैं, आज उन्हें बाहर जाना है, इसलिए वो अब इस समय हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने अपने आशीर्वचन में हिंदी भाषी होने पर गौरव अभिव्यक्त किया। आज भी लगभग वही बातें उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की समृद्धि, हिंदी भाषा की परिष्कृति और उसकी परिवर्धित स्वरूपिणी हिंदी भाषा का जो बहुत ही प्रशस्त स्वरूप हमारे और आपके सामने रखा, हम उसके लिए उनके प्रति नतमस्तक हैं कि हमारे ऊपर एक ऐसा छत्र छाया लेने वाला हमारा प्रबंधक है जो भाषा के स्तर पर भी हमें उसी प्रकार की समृद्धि और प्रशस्ति दे रहा है। हमारे इन समस्त आयोजनों के पीछे जो एक हाथ हर समय बहुत ही संवेदना के साथ हमारे पीछे अपना स्पर्श निरंतर महसूस कराता रहता है, वो हाथ है हमारी कर्मठ और बिल्कुल समर्पित, अपने कार्य के लिए दायित्व बोध से बिल्कुल लवरेज हमारी जो प्राचार्य हैं, उन्होंने अपने स्वागत और विषय प्रस्तवन वक्तव्य में ये स्पष्ट किया था कि हिंदी किस प्रकार
राष्ट्रीय आंदोलनों की भाषा रही है और किस प्रकार नवजागरण में हिंदी की जो उपादेयता है उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। और साथ ही उन्होंने वैश्विक स्तर पर हिंदी का जो एक विशाल पटल आच्छादित है उस पटल की चर्चा करते हुए उन्होंने ये कहा था कि चाहे हिंदी भाषी हो चाहे अहिंदी भाषी हो, सभी विदेश में बैठकर भी हिंदी में संभाषण करने में, हिंदी में बोलने में, हिंदी में लिखने में एक गौरव की अनुभूति करते हैं। और औपचारिकताएं, पुलकित सांगीतिक प्रस्तुतियां और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हमारी बहुत ही कनिष्ठ साथी डॉक्टर प्रीति विश्वकर्मा ने बहुत ही सुनियोजित सुसंगठित संचालन करते हुए उद्घाटन सत्र को पूर्णता प्रदान की। उसके बाद 10 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच जो हमारी विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, जिसकी काफी चर्चा हमारी प्राचार्य ने, हमारी संचालिका ने और हमारी प्रबंधक महोदया ने आपके सम्मुख किया है। मैं उसके पीछे हमारी जो संकल्पना थी और जो उद्देश्य था बच्चों के लिए, उस सृजनात्मक उद्देश्य की ओर दृष्टिपात करते हुए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले बात करूंगी इमला प्रतियोगिता की। आज के डिजिटलाइजेशन के युग में संक्षिप्तीकरण, एब्रिविएशंस, हम लोग बहुत संक्षिप्त लिखने पढ़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और खासतौर से सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से भाषा के वर्तनी रूप, उसके भाषिक संरचना वाले रूप और वाक्य विन्यास वाले रूप और उसकी परिष्कृति वाले रूप और व्याकरणिक तथा सांस्कृतिक बोध वाले रूप से कैसे वो च्युत हो रही है, वह जो एक चिंता मैंने आज की पीढ़ी की दशा को देखते हुए मन में अनुभव किया, उसी चिंता ने मुझे इमला प्रतियोगिता के आयोजन के लिए भीतर से एक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा मुझे दी। और मैंने ये मेरा एक निहायत व्यक्तिगत निर्णय था और मुझे लगा कि हिंदी को अपनी रोजी रोटी बनाकर चलने वाले यदि हम लोग अपने आज के विद्यार्थियों को, आज की युवा पीढ़ी को ये संस्कार नहीं देंगे तो वो संस्कार हमारी भावी पीढ़ी में संचरित कैसे हो पाए। आज जो भयावहता है वह भयावहता और भी विकट रूप में भविष्य में हमारे सामने हमें मुड़ चिढ़ाती हुई सी दिखेगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी पीढ़ी के सामने वो अंधकार और वो भविष्य का जो निगराच्छादन है वह उनको भयभीत करे और उनको किसी भी तरह से कमतर आंकने में, हीन भाव से ग्रसित होने में कहीं भी उनको किसी भी प्रकार से बुरे ढंग से प्रभावित करे। इस भाव के साथ मैंने इमला प्रतियोगिता, त्रिभाषा इमला प्रतियोगिता, जिसमें अंग्रेजी भी, संस्कृत भी और हिंदी भी, और आपको आश्चर्य होगा ये सुन करके कि पहली बार ये प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं और इसमें जो प्रतिभागियों की संख्या थी वो 105 की संख्या थी। तो ये हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा सूत्र है कि हमारी पीढ़ी में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी हमारे भीतर है। जब हम एक उंगली सामने रखते हैं तो जो 4 उंगलियां हमारी ओर होती हैं वो हर समय ये हमें आभास कराती रहनी चाहिए कि हमारा जो दायित्व बोध है उस दायित्व बोध पर हम कहाँ खड़े उतरते हैं। तो मैं भावुक हो रही हूँ, इस दुख ने मुझे इस प्रतियोगिता के आयोजन की ओर प्रवृत्त किया और मैंने अपने साथियों से कहा, मेरे साथियों ने एक स्वर से इसमें अपनी स्वीकारोक्ति दी। तो 105 छात्राएं, 22 संस्कृत में, 27 अंग्रेजी में और 56 हिंदी में। और हिंदी के लिए जो इमला प्रतियोगिता का अनुच्छेद था वो मैंने खुद बनाया और उसमें बच्चों पंक्चुएशन, जो वाक्य विन्यास के जो व्याकरणिक नियम हैं, उन नियमों के अनुरूप मैं
उसमें योजक चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम और उसके साथ साथ उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह और द्वित्व उद्धरण चिन्ह, बहुत सारे जो पंक्चुएशन के वाक्य विन्यास के जो व्याकरणिक नियम हैं हमारे। मैं संस्कृत भी पढ़ी हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ी हूँ, मैं अंग्रेजी भी पढ़ी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और किसी महाविद्यालय की छात्रा नहीं हूँ। तो मेरी जो उस नियम को साथ रख करके और आप सबको साथ ले करके मैं जो बीड़ा उठाया है उससे मैं आपको सुधार के रहूंगी, ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण और नई प्रतियोगिता हम लोगों ने शुरू की। हमारा जो बचपन अपने दादा दादी, नाना नानी, मौसी बुआ के बीच में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उस संयुक्त परिवार में हमारी जो शामें होती थी उसका हमें उसकी प्रतीक्षा रहती थी और उस प्रतीक्षा में हम शाम को नानी दादी के साथ बैठ करके उनकी पहेलियां पूछने वाली जो उनकी एक रोजमर्रा की जो एक आदत थी, कहानी सुनाने की जो एक उनकी प्रवृत्ति थी, उससे हम लोग कितना लाभान्वित हुए हैं इसका अंदाजा आज की पीढ़ी को नहीं है। तो कहानी सुनने से जो कहन की प्रक्रिया है और जो एक कथा को किस तरह से बांध करके और उसे हमें अपने सामने वाले के सम्मुख लाना है और किस तरह से छोटी छोटी घटनाओं को एक कथा सूत्र में बांध करके उस कहन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हम कहानी वाचन की जो एक शैली थी उससे बहुत बचपन में भी हम रूबरू होते थे और लाभान्वित भी होते थे। हम आज के समय में एकाकी परिवार होने से, एक एक बच्चों के परिवार होने से हम उससे पूरी तरह से वंचित हो रहे हैं। और कहानी वाचन का जो नया एक स्वरूप हमारे सामने आ रहा है वह स्वरूप क्या है? स्टैंड अप कॉमेडी, पॉड राइटिंग, रेडियो पर बने इसके बहुत सारे व्यावसायिक अवसर प्रदान करने वाले गुण भी हैं। यदि आप में वह नरेशन की प्रवृत्ति, वर्णनात्मकता की प्रवृत्ति अगर आपके भीतर कथा वाचन से और कथा के सुनने से उत्पन्न होती है, सहजात उत्पन्न होती है, तो वो किस तरह से आपको अपनी बात को कहने की सक्षमता और सामर्थ्य प्रदान करती है, यह कार्य कथा वाचन के माध्यम से अपने आप हो जाया करता था। परिवार में हर दिन की शाम के उस प्रतीक्षा वाले समय में पहुंच करके हम सब उससे लाभान्वित होते थे। आज उसका नितांत अभाव है। तो आज की पीढ़ी को ये अवसर मंच देकर हम उनको ये अवसर प्रदान करना चाहते हैं और कहानियों में जो संवेदना का सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से आपके भीतर कितने प्रकार की जो मानवीय भावनाएं हैं वो समुद्भूत होती हैं और उसके माध्यम से आप स्वयं भी कहानी लिखने की ओर प्रेरित होते हैं। अपनी बात को बहुत सुंदर ढंग से और भावपूर्ण ढंग से, भावबोध के साथ, अभिनय के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करते हैं। तो यह जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, उस बात को ध्यान में रखकर मैंने कथा वाचन की इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और इसमें कुल 13 छात्राओं ने प्रतिभाग किया और 4 छात्राएं इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सातवां पुरस्कार प्राप्त किया। हम लोगों ने निर्णायक मंडल के रूप में इस कथा वाचन की प्रतियोगिता में हमारी प्रीति हिंदी से और शुभ्रा, डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्षा, वो निर्णायक मंडल सदस्य के रूप में थी और दर्शन शास्त्र विभाग की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह तीसरी निर्णायक की भूमिका में थी। इमला प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्यों का नाम मैं नहीं ले पाई, ले रही हूँ। अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर निहारिका लाल, संस्कृत विभाग की वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर मंजू राय जी और उसमें भी डॉक्टर प्रीति विश्वकर्मा एक निर्णायक मंडल की सदस्य के रूप में उन्होंने सहयोग किया। मुझे रहना था लेकिन मैं उपस्थित थी। उसके बाद की जो प्रतियोगिताएं हैं उस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी। भाषण प्रतियोगिता और
संगीत की जो सांगीतिक प्रतियोगिताएं थी उसमें ध्यान इस बात का रखा गया था कि कवि, संत कवि, सूर, तुलसी, रहीम, रसखान, मीरा आदि जो भक्त कवि हैं, उन भक्त कवियों की जो दोहा, उनकी चौपाइयाँ, रैदास इत्यादि, गोरखनाथ इत्यादि की जो वाणियाँ हैं, जो साखियाँ हैं, जो शब्द हैं, उनको सांगीतिक प्रस्तुति के रूप में बच्चे प्रस्तुत करें और देशभक्ति की हिंदी के साहित्यकारों के द्वारा जो बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत लिखे गए हैं, उन गीतों के लिए उनको आह्वान किया गया था और उन्हीं साहित्यिक भजनों और गीतों की ही प्रस्तुति उस प्रतियोगिता में वांछित थी और बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से उस प्रतियोगिता में भी संभाग किया। और कहते हैं ना कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। तो साहित्य भी चाहिए, संगीत भी चाहिए, कला भी चाहिए, नहीं तो निरे पशु बनकर हम रह जाएंगे। तो मनोरंजन की दुनिया में ले जाना, जीवन की नीरसता और एक रसता से हमें दूर करना, ये सब हमारी ये जो संगीत की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं उनके पीछे ये उद्देश्य होता है। हमारे संगीत विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर सीमा वर्मा निर्णायक मंडली के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में और डॉक्टर निरंजना श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुराधा बाबुली, डॉक्टर प्रियंका पाठक, ये सभी उसमें निर्णायक भूमिका में थी। काव्य पाठ, स्वरचित और पररचित, आज के समय में सबसे अधिक हाशिए पर यदि साहित्य की कोई विधा है तो वो है कविता। कविता के पाठक, कविता के श्रोता, जैसे ही पता चलता है सामने वाला कवि है, उसके पास से लोग दूर भागना शुरू करते हैं कि अभी वो अपनी डायरी खोल करके कविता सुनाते। तो यह जो कविता के पढ़ने, उसके वाचन, उसके पाठ का एक अभाव हम आज की पीढ़ी में पा रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन जो स्वतः स्फूर्त प्रेरणा होती थी कि हम अच्छी अच्छी कविताएं कंठस्थ किया करते थे, अंत्याक्षरी इत्यादि प्रतियोगिताओं में उनका गान करते थे और साथ ही स्वयं भी अपने भीतर रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए और अपनी सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए किस तरह से हम विभिन्न विषयों को लेकर के कविताओं की सर्जना किया करते थे। और इसमें भी हम लोगों ने अपना परिसर, गिलहरी, प्रकृति और एनिमेसेंट, कुछ इस तरह के 3-4 विषय स्वरचित कविताओं के लिए दिए थे और उसमें निर्णायक की भूमिका में हमारी डॉक्टर सुप्रिया सिंह अंग्रेजी विभाग से, डॉक्टर पूर्णिमा सिंह अंग्रेजी विभाग से, डॉक्टर मंजू राय संस्कृत विभाग से, ये तीनों ही निर्णायक मंडली के सदस्य के रूप में अपना दाय इन्होंने हमें दिया और हम सभी के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं। और भाषण प्रतियोगिता की चर्चा शायद मैंने कर दी है। तो इस प्रकार कुल 16 निर्णायक मंडल हमारी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और बहुत ही निष्पक्ष उन्होंने जो परिणाम हमारे सामने रखे वो बच्चे अपनी पुरस्कृत किए जाएंगे कार्यक्रम के अंत में हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारी प्राचार्य के द्वारा। तो इस प्रकार यह जो ताना बाना बुना गया था, उस ताने बाने में आप सबका सहयोग, हमारी प्राचार्य की प्रेरणा और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि मैं नहीं कहूंगी तो मैं शायद न्याय नहीं कर पाऊंगी। और वह महत्वपूर्ण बात है कि उस बीमारी की यथा तथा स्थिति में हमने अपनी संगीत विभाग की अध्यक्षा से ये कहा कि हम सांगीतिक संध्या के करने के मूड में थे, लेकिन कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी कि वो नहीं हो पा रहा है। तो सीमा जी आप कुछ करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा दीदी आप कुछ लिख दीजिए, हम उस पर उसको गवा देंगे। और आपको मैं बताती हूँ, मैंने पिछले सोमवार को मैं आधा घंटा बैठी और बैठ करके मेरे दिमाग में जो भी था आज के विषय को लेकर के मैंने उसको छंदबद्ध किया और 6 बंद मैंने बनाए और बना करके मैंने प्रोफेसर सीमा वर्मा को व्हाट्सएप किया और उन्होंने दूसरे दिन उसको कंपोज करके मुझे 4 पंक्तियाँ और बहुत सुंदर तबले के साथ और बहुत सुंदर समावेशी संगीत ताल लयबद्ध करके उन्होंने इतनी सुंदर से वो 4 पंक्तियाँ मुझे भेजी। मैं तो गदगद हो गई। मैंने कहा कि
सीमा में तो ठीक हो गई, उसने कहा कि दीदी ऐसा क्या है? तो मैंने कहा, नहीं, हमारा एक निवेदन छोटा सा, और उस पर युद्ध स्तर पर लग करके, और प्रवेश का इतना महत्वपूर्ण कार्य वो कर रही थी, बाकी लोग भी लगे हुए थे, तो सबके सहयोग से और सबके समवेत प्रयास से जो एक यज्ञ प्रतिफलित और प्रतिपुष्पित होता है, उसका साक्षात नमूना आज हम लोगों के सामने है। मैं आप रही हूँ बोलते हुए, लेकिन मेरे भीतर इतनी ऊर्जा है, मैं अपनी प्राचार्या से बहुत सीखती हूँ, मैं अपने युवा साथियों से बहुत सीखती हूँ। आज मंच पर बहुत ही ओजस्वी आलोचक और वक्ता हमारे सामने मौजूद हैं, आप उनको सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो उनको देख करके मैं भी अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव कर रही हूँ, और इन्हीं आप ही लोगों से शक्ति संचयन करके मैं जो भी यहाँ खड़ी हो पा रही हूँ, खड़ी हुई हूँ, और यदि कुछ छूटा हो तो वो त्रुटि हमारी है, और जो भी अच्छा है वो सब आपका सहयोग है। मैं बच्चों को, जिन्होंने स्वयं सेविका के रूप में हमारी बहनों को जो सहयोग दिया है, और इन बहनों ने, इनकी हम जितनी तारीफ करें, जितनी प्रशंसा करें, वो कम होगी। मैं जानती हूँ, मैं प्यार भी करती हूँ, मैं इनको बराबर दिशा निर्देश करती रहती हूँ, और ये लोग सब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, सारे कार्यों को बहुत ही हंसते हुए और बड़े सम्मान मुझे देते हुए करती हैं। इसके